गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सीखते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या है या विलेयता क्या है। तो विलेयता विलेय की वह अधिकतम मात्रा है, मींस ये क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट है। मैं यहाँ पे लिखता भी चलता हूँ। क्या है भैया? विलेय की वह अधिकतम मात्रा है, विलेय की अधिकतम मात्रा है। क्या है बेटा? अधिकतम मात्रा है जो ताप व दाब की निश्चित परिस्थितियों में, भाई चूंकि विलेयता ताप पर भी प्रभावित होती है। किस पर? ताप पर भी, और क्या, दाब पर भी। तो इन दोनों कारकों की निश्चित व स्थिर परिस्थितियों में 100 ग्राम विलायक में घुल सके और संतृप्त विलयन बनाए। और क्या बनाए भैया? हाँ, संतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन पहले भी आप पढ़े हैं कि संतृप्त विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें विलेय की और भी अधिक मात्रा घुल ना सके। तो विलेयता मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। ताप व दाब की निश्चित परिस्थितियों में विलेय की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सके वही कहलाती है विलेयता। थोड़ा एग्जांपल से समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में ये 100 ग्राम विलायक है। कितने ग्राम है? 100 ग्राम विलायक है। अब इस 100 ग्राम विलायक में हमने अधिकतम 10 ग्राम कोई विलेय घोल पाए, बिना ताप बढ़ाए, बिना दाब परिवर्तित किए। यानी ताप दाब की निश्चित परिस्थिति में हम 10 ग्राम उस विलेय की मात्रा को इस 100 ग्राम विलायक में घोल पाए, तो यही जो 10 ग्राम है बेटा, यही उस विलायक की विलेयता है। तो विलेयता जो होती है वो, जैसा कि आप 2 पॉइंट यहाँ पे निकाल भी सकते हैं कि विलेयता किससे प्रभावित होती है? ताप से। और किससे प्रभावित होती है? दाब से, जिसकी बात हम आगे करने वाले हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि विलेयता क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या है। सॉल्युबिलिटी इज नॉट एनी डिफिकल्ट थिंग, it just maximum amount of solute which can dissolve in the 100 gram of solvent in definite condition of temperature and pressure। तो अब उसके बाद देखिए, हम आगे आए तो समझेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग टू सॉल्युबिलिटी, ये जो विलेयता है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। मैं लिखे देता हूं। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, आपको याद आ रहा होगा, अभी जस्ट कुछ मिनट पहले बताया मैंने। क्या बताया? कि ताप ये भी प्रभावित करता है विलेयता को। दूसरा क्या? दाब ये भी प्रभावित करता है। और तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है जिसको हम कहेंगे नेचर या प्रकृति। ये जो विलेय है वह विलायक की प्रकृति। There are 3 factors which affect to the solubility, temperature, pressure and nature of the solute and solvent। देखिए, विलेय हो चाहे विलायक हो, सब द्रव्य हैं और विभिन्न पदार्थों के द्रव्यों की जो प्रकृति होती है वो अलग अलग होती है। हो सकता है 100 ग्राम विलायक में हम चीनी को घोलें तो उसकी जो है मान लीजिए 15 ग्राम मात्रा घुल पा रही हो, और वहीं हम नमक को घोलें तो वो 20 ग्राम घुल जाए। तो उसकी प्रकृति अलग है, उसकी प्रकृति अलग है। और ये सारी चीजें जो है हम अगर और डीपली इसको पढ़ना चाहें
तो इसमें डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जैसे हम डी से प्रकट करते हैं, वो एक क्वालिटी होती है, वो उसके कारण जो है इनकी जो प्रकृति होती है वो अलग अलग रहती है। अब इसके बाद आइए हम आगे चलते हैं। तो सॉल्युबिलिटी को हम यहाँ पर दो केस में पढ़ेंगे बेटा। कितने केस में? दो केस में। एक है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड यानी ठोस की द्रव में विलेयता। जब कोई ठोस हो और वो कहाँ विलय किया जा रहा हो? द्रव में। ठोस की द्रव में विलेयता, इसको पढ़ेंगे। और दूसरा भाई, दूसरा क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, यानी कोई गैस हो और उसको हम द्रव में विलय करें तो उस समय उसकी विलेयता, यानी गैस की द्रव में विलेयता। आइए हम पहले समझते हैं कि जैसे कोई ठोस है और वो द्रव में घोला जा रहा हो तो उस ठोस की विलेयता किस प्रकार से होती है। ये एक इक्वेशन देखिए आ गया, सॉलिड प्लस लिक्विड साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी सॉल्यूशन माइनस हीट। यहां पर हीट जो है वो माइनस में है, ध्यान देना, ये बहुत समझने की चीज है। अगर कोई ठोस है और उसको हम द्रव में घोल रहे हैं, भाई द्रव आपका विलायक हो गया, ये विलेय हो गया, तो जब ये घुलेगा तो क्या बनाएगा? विलयन बनाएगा और ऊष्मा यहां पर एब्जॉर्ब होगी, अवशोषित होगी। ओके, ऊष्मा क्या होगी? अवशोषित होगी। तो इस प्रक्रम से ये आपको दिख रहा होगा, ये इधर हाफ एरो इधर, ठोस को जब द्रव में घोला तो सॉल्यूशन बना और यहाँ पर जो हीट है वो क्या है भैया? माइनस में है। ये ऊष्मा शोषी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? ऊष्मा शोषी। अगर आपसे कोई पूछता है, कोई पूछता है कि बताओ अगर किसी ठोस को अगर हम द्रव में घोल रहे हैं तो ये प्रक्रिया ऊष्मा शोषी है या ऊष्मा क्षेपी, तो आपका उत्तर क्या होगा? ऊष्मा शोषी। तो ऊष्मा शोषी प्रक्रिया है। अब अगर ऊष्मा शोषी प्रक्रिया है तो आप ला सातत्य नियम पढ़े हैं कि अगर हम ऊष्मा शोषी प्रक्रिया में ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया अग्र दिशा की ओर जाती है। यहाँ पर देखिए, अगर सॉलिड को हम लिक्विड में डिजॉल्व करेंगे तो यहाँ अगर हम ऊष्मा बढ़ाएं, यहाँ पर क्या बढ़ाएं? ऊष्मा, ये हमने लगा दिया। अब ये ऊष्मा अगर यहाँ बढ़ेगी, हीट यहाँ पर बढ़ेगी तो रिएक्शन आगे की ओर जाएगा, यानी सॉल्यूशन ज्यादा से ज्यादा बनेगा। यही तो होता है। जैसे चीनी आप पानी में घोल रहे हैं और हुआ क्या कि पहले थोड़ी सी चीनी डाला, घुल गया, फिर और चीनी डाला आपने, घुल गया, लेकिन थोड़ा देर लगा, और चीनी डाला तो घुला लेकिन थोड़ा और देर लगा। ऐसे करते करते समय आया कि चीनी उसमें घुलना बंद हो गई। तो उस समय अगर आप थोड़ा उसको हीट कर दें तो जो नहीं घुल रही थी चीनी वो भी क्या होती? घुल जाती। मतलब जो सॉलिड है वो लिक्विड में डिजॉल्व हो जाता है अगर हम टेम्परेचर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं, ये जहां मैं मार्क कर रहा हूं सॉलिड प्लस लिक्विड, तो क्या होता है? सॉल्यूशन बनता है और हीट यहाँ पर एब्जॉर्ब होती है, यानी ऊष्मा बढ़ाने से सॉल्यूशन बनता है। यहाँ पर जो विलेयता है ठोस की द्रव में, वो ताप बढ़ाने पर बढ़ रही है। मैं यहाँ पर लिखे देता हूं, विलेयता किसकी भाई? विलेयता किसकी? विलेयता ठोस की। ये प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ रही, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? ठोस की द्रव में विलेयता बढ़ेगी। आगे देखिए, ये रिएक्शन आ गया, गैस प्लस लिक्विड साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ये आता है सॉल्यूशन प्लस हीट। यहां पर प्लस हीट है। प्लस हीट का मतलब क्या हुआ भाई? ऊष्मा क्षेपी। ये जो प्रक्रिया है ये ऊष्मा क्षेपी है।
तो ऊष्मक्षेपी है मतलब ये कि अगर भाई यहाँ अगर आप टेम्परेचर देंगे हैं, यहाँ टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आगे तो हीट है ही है, ला सातिल के नियम क्या कहेगा, कहेगा कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी सॉल्यूशन नहीं बनेगा, विलेन क्या होगा, नहीं बनेगा। यहाँ पर क्या निकल के आता है, जस्ट अपोजिट, कि विलेयता जो गैस की होती है वो प्रोपोर्शनल 1/T। तो यही कारण है कि जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह है उसको हम ठंडा करते हैं, जब ठंडा करते हैं तो जो उसमें CO2 होती है वो डिजॉल्व होती है उसमें, क्योंकि ठंडा करना यानी टेम्परेचर कम करना, जब कम करेंगे तो विलेयता क्या होगी, उसकी बढ़ेगी और कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट आएगा। लेकिन अगर आप उसे गर्म करके पिएंगे, गर्म करने का मतलब फिर CO2 अलग रहेगी उसमें, जो CO2 डिजॉल्व की जाती है कोल्ड ड्रिंक में वो अलग रहेगी, उसमें डिजॉल्व नहीं हो पाएगी, यही वजह है फिर टेस्ट नहीं आता है। तो ये हुआ दो केस में सॉल्युबिलिटी, पहला केस सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड यानी ठोस की द्रव में विलेयता, और दूसरा केस गैस की द्रव में विलेयता। आगे आते हैं बेटा, ये आगे अगर आएंगे हम तो आ जाता है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्यों आया, अगर हम टेम्परेचर के बाद क्या बात करें, टेम्परेचर के बाद हम प्रेशर की बात करें, दाब की बात करें, तो दाब का प्रभाव किसमें नहीं पड़ता है, जब हम किसी ठोस को, किसी जो ठोस है विलेय उसको अगर हम द्रव में घोलते हैं तो दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या कारण है, क्योंकि जो विलयन होगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा, तो उसमें अगर हम प्रेशर देंगे तो उनके अणु वैसे ही पास पास हैं, द्रव में पास पास होते हैं अणु, तो पास पास है वो असंपीड्य होंगे, वो दबेंगे नहीं, इस वजह से दाब का प्रभाव जब हम किसी ठोस को घोलते हैं तो उसकी विलेयता पर नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम किसी गैस को द्रव में डिजॉल्व करते हैं तो दाब का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि गैस संपीड्य होती है, दबाई जा सकती है, और उस दाब का जो प्रभाव है वो आपके हेनरी के नियम से डिफाइन होता है, गवर्न होता है, रेगुलेट होता है। अंडरस्टैंड, ये हेनरी का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनरी का नियम अक्सर बोर्ड परीक्षा में आता है और इसको अच्छे से समझना है। तो हेनरी का नियम है क्या, हेनरी ने बताया क्या, बहुत सिंपल चीज है बच्चों, अगर इसे आप समझना चाहते हो तो थोड़ा सा एकाग्र होकर के बात को सुनिए, एक लाइन का नियम है और आपको समस्या नहीं होगी। क्या है, किसी गैस की द्रव में विलेयता, किसकी भाई विलेयता, मैं लिख देता हूं, किसी गैस की द्रव में विलेयता, किसी गैस की द्रव में जो विलेयता है, इन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ये जो है किसी भी गैस की द्रव में विलेयता उसके आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। हाँ, ताप की हम निश्चित परिस्थिति में ये चीज रखेंगे, यानी हम ये कह देंगे स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उसके आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी गैस की द्रव में विलेयता प्रोपोर्शनल टू क्या, आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर। भैया आंशिक दाब जितना ज्यादा होगा गैस का, उस गैस की जो द्रव में विलेयता होगी उतनी ही अधिक होगी, आंशिक दाब कम होगा विलेयता कम होगी। प्रोपोर्शनल का तो यही मतलब है, आप सब लोग जानते हैं। ओके, तो प्रोपोर्शनल का मतलब यही है, क्या है मतलब कि इस आंशिक दाब को बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ेगी, यानी सीधा संबंध, आंशिक दाब को घटाएंगे तो विलेयता घटेगी। तो solubility of gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas। तो हम अगर गैस की जो द्रव में विलेयता है इसको यस से प्रकट करें तो लिख सकते हैं यस प्रोपोर्शनल टू पी। अंडरस्टैंड, यस प्रोपोर्शनल टू पी, ये लिख सकते हैं। अब आइए अगली चीज, भैया डाल्टन साहब ने आंशिक दाब का नियम दिया था, जॉन
डाल्टन, जॉन डाल्टन ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं। इन्होंने एक नियम दिया था, उस नियम का नाम है आंशिक दाब का नियम। आंशिक दाब का नियम, तो उस नियम पर आ जाओ। तो आंशिक दाब का नियम इन्होंने बताया है कि किसी गैस का आंशिक दाब होगा, आंशिक दाब वो प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ओके, पार्शियल प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, ये है आंशिक दाब का नियम। यानी कि जितना मोल अंश गैस का ज्यादा होगा, जितना उसका भाग अधिक होगा, उसका आंशिक दाब भी उतना ही अधिक होगा, ये चीज है। तो इसलिए हम इसको अगर यहाँ पर अप्लाई करें तो लिख सकते क्या है कि जो विलेयता यश है वो प्रोपोर्शनल टू एक्स हो जाएगी। किस यक्स मतलब मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाग। अगर प्रोपोर्शनल के निशान को हटाएंगे तो यक्स इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा के एच हो जाएगा इंटू एक्स। ये जो यस बराबर के एच इंटू यक्स है, यही क्या है, हेनरी का समीकरण है। ओके, यस बराबर के एच इंटू एक्स, जहां पर के एच क्या है, के एच हेनरी का नियतांक है, कांस्टेंट है। ओके, ये व्हेन के एच इज इक्वल टू हेनरी लॉ कांस्टेंट। आगे, अब ये जो हेनरी का नियम है इसका क्या एप्लीकेशन है, क्या यूज है, इसके क्या अनुप्रयोग हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो पहला इसका एप्लीकेशन है वो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में है। कोल्ड ड्रिंक, देखो भाई, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल हो, चाहे सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल हो, चाहे सोडा वाटर हो, ये जितने भी शीतल पेय होते हैं इनमें CO2 गैस जो है वो डिजॉल्व की जाती है, और इसलिए जो इनका बॉटल होता है वो हाई प्रेशर में सील किया जाता है, बंद किया जाता है। जितना ही प्रेशर ज्यादा होगा, जैसे ये बॉटल है और बॉटल के ढक्कन बंद करते समय जितना ही प्रेशर गैस का हम ज्यादा रखेंगे उसकी विलेयता द्रव में उतना ही अधिक होगी। तो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। सेकेंड, डाइवर। डाइवर माने गोताखोर। गोताखोर क्या होता है, इनके सिलेंडर में नाइट्रोजन की प्रतिशतता को कम कर देते हैं, क्योंकि इनको एक रोग हो जाता है जिसका नाम है बेंड्स। बेंड्स रोग होता है। बेंड्स रोग में होता यह है कि जब ये गोताखोर समुद्र में नीचे जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब बढ़ने की वजह से जो नाइट्रोजन गैस, अगर जैसे जो सामान्य हवा है इस तरह की हवा को सिलेंडर भर के नीचे जाएंगे तो नाइट्रोजन गैस भी इनके ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा, जो वायुमंडलीय दाब है वो बढ़ेगा। जब वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा तो नाइट्रोजन गैस इनके ब्लड में डिसॉल्व होगी, लेकिन जब ये बाहर आएंगे तो उस समय नाइट्रोजन गैस इनके ब्लड से बाहर आएगी, क्योंकि दाब कम हो गया। तो जब बाहर आएगी बुलबुले के रूप में निकलेगी, तो इनके जो है कोशिकाओं को फाड़ते हुए वो बाहर निकलेगी। तो इस समय उनको अपार पीड़ा होगी, और इस अपार पीड़ा की वजह से जो है उनकी जो मृत्यु हो जाती है, जो इनको ये रोग हो जाता है, रोग को बेंड्स नाम दिया गया है। तो बेंड्स रोग से बचाने के लिए गोताखोरों के सिलेंडर में ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ा देते हैं, लगभग इसको 32% कर देते हैं, 32% ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन की प्रतिशतता घटा देते हैं, लगभग 58% नाइट्रोजन हम रखते हैं। N2 गैस कितना, 58%, और बाकी हीलियम लगभग 11% क्या रखते हैं, हीलियम रखते हैं। तो ये कंपोजिशन रख करके जब हम सिलेंडर में भरते हैं तो उन्हें बेंड्स रोग नहीं होने पाता, उन्हें अपार पीड़ा नहीं होती। हीलियम जो गैस होती है उसका जो आणविक साइज है वो बहुत कम होता है, जब कम रहता है, अणु का आकार कम होगा तो वो आराम से जो है सेल से बाहर निकल जाएगी। अगला है पर्वतारोही, जो आरोहक होते हैं, है? पर्वतारोही।
तो पर्वतारोही जो है जब ये काफी ऊपर होते हैं धरातल से, तो वायुमंडलीय दाब कम होता है, और जब वायुमंडलीय दाब कम होता है तो नॉर्मल अगर सिलेंडर लिए रहेंगे ये नॉर्मल वायु का अगर, तो उसमें जो है ऑक्सीजन का परसेंटेज कम हो जाएगा, तो इनको एक रोग हो जाता है इस वजह से, जिसको कहते हैं एनॉक्सिया। क्या कहते हैं? एनॉक्सिया। तो एनॉक्सिया रोग से बचाने के लिए इनके सिलेंडर में ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ा दिया जाता है। एनॉक्सिया रोग से होता क्या है, इनके माइंड में ऑक्सीजन जब नहीं जाती है तो ये थोड़ा सिली टाइप के हो जाते हैं, मूर्ख तरह के हो जाते हैं, और कहीं ये डाल पकड़ा वो डाल पकड़ा और ऊपर से नीचे गिर पड़ते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से एनॉक्सिया रोग से ग्रसित न होने पाए, उनकी मृत्यु न हो, तो उनके सिलेंडर में ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ा दिया जाता है, ताकि उनके बॉडी को ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई हो सके। तो इस प्रकार से मैंने ये 3 एप्लीकेशन आपको बताए। ये क्या है? हेनरी नियम के अनुप्रयोग हैं। फिर से इसको समराइज कर देता हूं। पहला हो गया, कोल्ड ड्रिंक की बाटल में जो उसकी बाटल है वो उच्च दाब रखते हुए बंद की जाती है, ताकि उसमें गैस की अधिक से अधिक विलेयता हो। अब दूसरा नंबर, गोताखोरों के सिलेंडर में बेंड्स रोग से बचाने के लिए उनके सिलेंडर में नाइट्रोजन की प्रतिशतता को घटा के ऑक्सीजन की प्रतिशतता बढ़ाई जाती है, हीलियम भी मिलाया जाता है। और पर्वतारोही में एनॉक्सिया रोग से बचाने के लिए उनके ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन की परसेंटेज को बढ़ाया जाता है, ताकि वो सिली न होने पाए, सिली टाइप के न होने पाए, मूर्खता पूर्ण कोई काम न करे जिससे उनकी मृत्यु हो जाए। तो इसके लिए उनके ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन की परसेंटेज बढ़ा दी जाती है। अब देखिए ये एक बीकर आ गया भाई, आप देख रहे होंगे ये क्या है, एक बीकर है, और इस बीकर में मैं एक लिक्विड ले लेता हूं। ये क्योंकि हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है सॉल्यूशन, तो ये एक लिक्विड है, लिक्विड सॉल्यूशन है, या हम कह लेते हैं पहले ये विलायक है, तो ये विलायक है, शुद्ध विलायक। अब इसको हमने ऊपर से ये ढक दिया। ओके, तो देखो भाई ये यहां तक इसकी ये जो है लिक्विड फेज, कौन सी फेज है? लिक्विड फेज है। और जब ये बंद होगा भैया तो यहां पर क्या होगी? इसकी वाइपर फेज। ओके, तो लिक्विड फेज, और मैं आपको बताऊंगा इस डायग्राम की सहायता से कि वाइपर प्रेशर क्या होता है या वाष्प दाब क्या होता है। आइए, क्या बताऊंगा? वाष्प दाब, इसको आप ऐसे भी लिखते हो, वाष्प दाब। वाष्प दाब क्या है? दाब, और यह है वाष्प, यानी प्रेशर एक्सर्टेड बाई वेपर व्हेन, देखिए बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ा समझने की जरूरत है। यहां पर इसका देखिए, ये जहां कर्सर दिख रहा है ये आपका वेपर फेज है, और ये क्या है? लिक्विड फेज। होता क्या है, कुछ देर बाद आप देखते हैं कि यहाँ पर जो ये ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, इस ढक्कन में बूंद बूंद करके लिक्विड जो है आ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इधर से वाष्पन की क्रिया अगर होती है, वाष्प बनती है, तो ये जो वाष्प होती है वो लिक्विफाई होकर के लिक्विड के रूप में नीचे आती है। तो ये प्रक्रिया जब दोनों दिशाओं में समान रूप से होने लगती है तो एक अवस्था आती है जिसे बोलते हैं साम्य। क्या कहते हैं? साम्य कहते हैं, या इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इसकी डिफिनीशन कैसे हम बनाएंगे? प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर व्हेन इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड बिटवीन वेपर फेज एंड लिक्विड फेज। जब वाष्प प्रावस्था और द्रव प्रावस्था के बीच साम्यावस्था स्थापित हो गई, वेपर फेज और लिक्विड फेज के बीच क्या हो गई हो? साम्यावस्था स्थापित हो गई हो, उस समय वाष्प द्वारा लगाया गया जो दाब होगा उसी को क्या कहते हैं? वाष्प दाब। वेपर प्रेशर इंक्रीज व्हेन इंक्रीज टेम्परेचर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वाष्प दाब होता है
वो ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो वाष्प दाब बढ़ेगा। ये चीज यहाँ पर एक पॉइंट है, इसको हमें ध्यान रखना है जो आगे काम आएगा। तो वाष्प दाब इंक्रीज व्हेन इंक्रीज द टेम्परेचर, और इसका उल्टा भी कर सकते हैं, वाष्प दाब डिक्रीज व्हेन डिक्रीज द टेम्परेचर। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन को भी हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक तो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर फॉर लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, और दूसरा वेपर प्रेशर फॉर सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। इसको हम दो केस में पढ़ेंगे। देखिए, फॉर लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, और दूसरा क्या पढ़ेंगे भैया? दूसरा पढ़ेंगे ये फॉर सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड इन लिक्विड यानी द्रव का द्रव में विलयन, यहां मैं लिख देता हूं, द्रव में द्रव विलयन, द्रव में द्रव विलयन के लिए वाष्प दाब, और यहां पर द्रव में ठोस विलयन के लिए वाष्प दाब। ओके, अब देखिए, ये जो वाष्प दाब भैया, ये जो रेगुलेट होता है वो है किसके द्वारा? राउल्ट ठीक है, राउल्ट्स लॉ के द्वारा, यानी राउल्ट के नियम के द्वारा ये दोनों केस में, चाहे द्रव में द्रव विलयन का केस हो चाहे द्रव में ठोस, ये दोनों विलयनों में वाष्प दाब राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग चलता है। किस नियम के अकॉर्डिंग? राउल्ट के नियम। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं।